फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल पे। दोस्तों, मैं आज से आपको एक जीएस का टॉपिक लेकर के आ रहा हूं और ये एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं और इतिहास पढ़ने के कई तरीके होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है वो होता है कि इतिहास को कहानी के रूप में जानना, और ये हर इंसान के बस के बाहर होता है। लेकिन मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि आप इतिहास को कहानी के रूप में जानें। और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सफल होना बहुत ही कठिन काम होता है। आपने देखा होगा कि आपके ही साथ कई सहपाठी पढ़ते होंगे, लेकिन सभी सिलेक्ट नहीं होते, कुछ बच्चे ही उसमें सिलेक्ट होते हैं। उनका कारण क्या है? क्योंकि वो रटते नहीं हैं, वो भीड़ की तरह नहीं चलते हैं, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, कुछ बेहतर करते हैं। तो जो भी व्यक्ति रटता है या गलत तरीके से पढ़ता है, वो सफलता का स्वाद नहीं चख पाता। अगर सफल बन रहा है तो सफलता का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, शॉर्टकट होता ही नहीं है। ट्रिक से आप पढ़ रहे हो, क्या है ट्रिक? वही है जैसे महाभारत में कर्ण को सिखाई जाती है कई चीज़ें, लेकिन जब युद्ध होता है तो वो अपनी ट्रिकों को भूल जाता है। तो आप कोई भी चीज़ पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसको कहानी के रूप में समझिए। अगर आप समझ गए तो आप सामने वाले को समझा ले जाएंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जो भी कंटेंट दूं, जो भी टॉपिक दूं, जो भी चैप्टर आपको समझाऊं, वो आपको कहानी के रूप में याद हो जाए। मेरा ये प्रयास है, और इस प्रयास में मैं कितना सफल हो पाऊँ, इसके लिए आपसे मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट के माध्यम से उस पर ज़रूर चर्चा करें, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर करूं और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाऊं। ठीक है दोस्तों, मेरा प्रयत्न यही है, मुझे इसमें आपका सहयोग चाहिए और चलते हैं सफलता के एक नए सफ़र पर। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं आपसे सीधे यहाँ बात करूँगा जो एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण है। ये है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आज आपसे चर्चा करूँगा भारत में व्यापारी, जो विदेशी व्यापारी आते हैं, वो क्या क्या किस क्रम में आते हैं और उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए, उनसे भारत में क्या प्रभाव पड़े। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आज आपसे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछता है कि यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम क्या है। तो आपको बता दूं, पहला जो यूरोपीय व्यापारी आते हैं वो है पुर्तगाली। सेकेंड नंबर पे आते हैं डच, तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज, और चौथे नंबर पर आते हैं फ्रांसीसी। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये सीधा क्वेश्चन पूछता है और एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेता है कि इनका क्रम निर्धारित करिए। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये अपने जहन में उतार लें। मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कहानी बताऊंगा। आखिर पुर्तगाली भारत आए क्यों, और कौन सा पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत में पहली बार आता है। तो आपको बता दूँ, वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि व्यापारी होता है, और इसको क्या चीज़ रहती है, इसकी हॉबी थी कि नई नई जगहों पर जाए, व्यापार करे, साहसी यात्रा करे। तो ये क्या करता है, व्यापार भी करना है और नई जगहों को भी खोजता है। तो इसलिए ये क्या करता है, एक कंपनी बनाता है। कंपनी कैसी है? प्राइवेट। इस कंपनी का नाम है एस्टाडा डाई इंडीज। इस कंपनी को ये बनाता है। कब बनाता है मित्रों? 1498 में। 1498 में ये कंपनी बनाता है, और इसमें लोगों को क्या करता है, अपने साथ मिलाता है। कहता है कि चलिए हम लोग व्यापार करते हैं, मुनाफा कमाए, व्यापारियों का काम ही मुनाफा कमाना, और हम नई नई जगहों को ढूंढें। एक्चुअली ये निकलता है अमेरिका की खोज के लिए, लेकिन गलती से पहुंच जाता है कहाँ? भारत के मार्ग की खोज कर लेता है। उधर कोलंबस निकलता है भारत खोजने, लेकिन वो पहुंच जाता है अमेरिका की खोज करता है। तो जो भारतीय मार्ग को खोजने वाला व्यक्ति है, यह भी सवाल पूछता है आपसे, भारतीय मार्ग को खोजने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वह है वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा, उस समय पुर्तगाल जो है स्पेन का औपनिवेशिक देश था। पुर्तगाल किसका था? स्पेन का औपनिवेशिक देश था। तो सीधी सी बात है, ये अपने व्यापारी मित्रों के साथ जहाज से निकलता है लिस्बन
लिस्बन से निकलता है जहाज से, और जहाज का नाम है विक्टर। जहाज का नाम है विक्टर। विक्टर नामक जहाज से ये निकलता है, ठीक, और पहुंचता है मॉरिशस। मॉरिशस पहुंचता है, एक मिनट, मॉरिशस पहुंचता है, मॉरिशस पहुंच जाता है। मॉरिशस जब पहुंचता है तो यहाँ पर ठहराव होता है, क्योंकि यात्राएं हो रही होती हैं उस समय, तो यात्रा करते करते लोग थक जाते हैं, तो ये ठहरता है। यहाँ पर इससे एक व्यक्ति मिलता है, गुजरात का रहने वाला है, जिसका नाम है अब्दुल मनीद। क्या नाम है? अब्दुल मनीद। नाम याद रखिएगा दोस्तों, अब्दुल मनीद नाम का एक व्यक्ति इससे मिलता है, ठीक। अब्दुल मनीद से जब इसकी मुलाकात होती है तो ये मनीद बताता है कि एक ऐसा स्थान है जहां आप व्यापार कर सकते हैं। ये रास्ता बताता है अब्दुल मनीद, कहाँ का? भारत का। तो यहां से ये अपना जहाज चेंज करता है, और इस जहाज का, दूसरे जहाज का नाम है साओ ग्रैम्बियल। साओ ग्रैम्बियल, ये भी पूछता है, ग्रैम्बियल। साओ ग्रैम्बियल नामक जहाज से ये पहुंचता कहाँ है? 1498 में कालीकट। कालीकट। अब ये कालीकट कहाँ है? कालीकट है केरल के मालाबार तट पर, ठीक। अब यहाँ का जो राजा है वो राजा का नाम है जमोरिन। कालीकट का राजा कौन है मित्रों? जमोरिन। ये भी याद रखना, जमोरिन। ये सवाल पूछा भी गया है, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो जमोरिन इस समय यहाँ का राजा है, खूब ही आदर सत्कार करता है। भारतीयों की ये परंपरा है कि अपने यहाँ अतिथि देवो भवा के नाम से हम लोग इनकी स्वागत करते हैं, अब यही हमारा कल्चर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जमोरिन इसका स्वागत करता है। लेकिन आपको यहीं पर एक चीज और बताने जा रहा हूं कि इस समय जो समुद्र था, समुद्र पर डाकू रहते थे, डकैत जिनको बोलते, समुद्री लुटेरे बोला जाता है इनको। आप सभी ने अपनी एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है पायरेट ऑफ कैरिबियंस, ठीक है। इसमें आप लुटेरों के बारे में जानते होंगे कि लुटेरे काम क्या करते थे। इस समय जो समुद्र पे किसका शासन था, यानी समुद्र में कौन लोग अधिकार रखे हुए थे, वो थे अरबवासी, यानी मुस्लिमों का शासन था। अरबियों का इस समय समुद्र पर शासन था। तो समुद्र का स्वामी कौन था? अरबी लोग थे, ठीक। अब जब ये अरबी लोग थे तो इनके कुछ लोग उस समय कहाँ थे? कालीकट पे स्थित थे। तो कालीकट में जब ये स्थित थे तो ये क्या करते हैं, एक तरफ जमोरिन स्वागत करता है, ये इनका विरोध करते हैं पुर्तगालियों का। जमोरिन जब इनका स्वागत सत्कार कर रहा होता है तो इनको भोजन के लिए आमंत्रित करता है। जब भोजन कर रहे होते हैं तो खाना खा रहे होते हैं तो खाना बड़ा टेस्टी लगा, तो कहते हैं कि भाई आपने इसमें क्या मिलाया है? तो बोले हमारे यहाँ कुछ मसाले होते हैं, उनका हमने इसमें प्रयोग किया है। बोले तो भाई क्या हम इनको देख सकते हैं, चख सकते हैं? बोले बिल्कुल। तो जब इन्होंने देखा तो इन्होंने सोचा, इनके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना हम इन चीज़ों का व्यापार अपने यहाँ करें, और ये होता भी है। ये लोग जमोरिन से इजाज़त ले लेते हैं, काली मिर्च, मसाले और जड़ी बूटियाँ लेकर के निकलते हैं वापस। और जब वापस निकलते हैं तो मित्रों ये लगभग 60 गुना फायदा प्राप्त करते हैं। 60 गुना फायदा मिलता है इनको इस व्यापार से। जब इतना ज़्यादा मुनाफा इनको हुआ तो इनकी दिलचस्पी इस व्यापार में बढ़ गई, ठीक है। इनकी दिलचस्पी इस व्यापार में बढ़ी। इधर इन लोगों का, पुर्तगालियों का राजा था मैनुअल इनका राजा था। राजा का नाम है मैनुअल एक और पुर्तगाली को भेजता है। ये भी सवाल पूछा जाता है। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली आता है, 1500 ईस्वी में, जिसका नाम है पेट्रा अल्वारेज। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल भी पूछा गया है। पेट्रा अल्वारेज दूसरा पुर्तगाली है जो भारत आता है, 1500 में आता है। और ये वास्को डी गामा और अल्वारेज दोनों ही यहाँ आकर के यहाँ की रिपोर्ट मैनुअल को देते हैं। तो वास्को डी गामा अपनी रिपोर्ट में बोलता है कि हम क्या करेंगे, हम मसालों का व्यापार करेंगे, और अल्वारेज बताता है कि हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे।
ठीक। अब दोनों की जब बातें सुनता है या दोनों की रिपोर्ट जब मैनुअल देखता है तो वो निर्णय लेता है, क्योंकि इस समय मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, समुद्र पर किसका शासन था? अरबियों का, मुसलमानों का। तो ये कहता है ठीक है, हम भारत से व्यापार तो करेंगे लेकिन साल में एक ही बार, और वो भी हथियारों के साथ, बिना हथियारों के। हम अपना जन और धन की हानि नहीं होने देंगे। ठीक। तो यहां पर जब ये हथियार लेकर आते हैं तो भाई रास्ते में समुद्री डाकुओं से मुठभेड़ होगी, डुबोने की कोशिश करेंगे, तो ये कम से कम युद्ध तो कर सकेंगे उनसे, इसीलिए हथियारों के साथ। तो यहाँ एक सवाल और अराइज होता है कि कौन से व्यापारी थे या कौन लोग थे जिन्होंने भारत में व्यापार हथियार या तलवार के दम पे किया? तो आपका आंसर होगा पुर्तगालीज। पुर्तगालीज ने ही क्या किया? भारत में क्या किया? तलवार के दम पे व्यापार किया। इधर पुर्तगालियों के बारे में बता। ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोलते? कोचीन में इनकी पहली फैक्ट्री खुलती है। फैक्ट्री मतलब एक जगह होनी चाहिए जहाँ से ये रेगुलेशन कर सके अपने व्यापार का। तो ये कोचीन में ही अपनी फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं। ठीक। अब इधर दूसरी तरफ जब ये सिस्टम हो गया तो इसको गवर्न करने के लिए गवर्न करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम है अल्मीड़ा। 1505 में अल्मीड़ा भारत आता है। अल्मीड़ा गवर्नर है ये। तो ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, पूछता है कि अल्मीड़ा भारत कब आता है? 1505 में। और पहला जो गवर्नर था पुर्तगालियों का अल्मीड़ा था, और ये भारत आता है। अल्मीड़ा जैसे ही भारत आता है ये क्या करता है? भारत में एक नई नीति शुरू करता है समुद्र के लिए, क्योंकि समुद्र में दिक्कत हो रही थी, व्यापार में कठिनाई हो रही थी। तो समुद्र के लिए एक नई नीति अपनाता है जिसको हम बोलते हैं शांत जल की नीति। ये सवाल पूछता है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। शांत जल की नीति, या इसको ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लागू करता है? तो आपका आंसर होगा अल्मीड़ा। या शांत जल की नीति भारत में कौन लागू करता है? तो आपका आंसर होगा अल्मीड़ा। ठीक। अब अल्मीड़ा जो था, अल्मीड़ा क्या करता है? ये जो शांत जल की नीति है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये है क्या? इसके तहत इसने क्या किया? जो कोचीन में, यानी जो जल के अलग हैं, यानी थल में जो हम अपना सैन्य बल लगाए हुए हैं, इसने कहा कि सैन्य बलों को कहाँ लगाओ? आप समुद्र में लगाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बल होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। तो यही थी इसकी शांत जल की नीति। और शांति स्थापित करने के लिए कभी कभी शक्ति का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। तो ये इसकी नीति थी। ठीक। अब यहाँ पर 1508 में, ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, 1508 में जो अरबी थे, अरबी और मुसलमान जो लोग थे, ये एक संगठन बनाते हैं और इस संगठन के माध्यम से युद्ध हो जाता है। और ये संगठित लोग युद्ध करते हैं और अल्मीड़ा को हरा देते हैं। अल्मीड़ा हार जाता है और 1509 में चला जाता है वापस। अब जब यहाँ से चला गया तो यहाँ के सिस्टम को चलाने के लिए दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत है। तो दूसरा व्यक्ति आता है मित्रों, अल्बुकर्क। 1509 में जो दूसरा गवर्नर आता है इसका नाम है अल्बुकर्क गवर्नर आता है। अल्बुकर्क पेशे से शिक्षक था। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पुर्तगालियों का भारत आने का क्या क्या उद्देश्य था। ये IAS में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ बता दूं, पुर्तगालियों के भारत आने का जो उद्देश्य थे वो दो थे। पहला उद्देश्य था इनका कि जो अरबी हैं, यानी समुद्र में जो लोग व्यापार कर रहे हैं, इनकी मोनोपोली ख़त्म करना, यानी कि समुद्र में जो मोनोपोली अरबियों की है या वेनिस के जो व्यापारी हैं, इनकी मोनोपोली खत्म करना। और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक। अब जब ये चीज़ें हो गई इनकी, तो यही वजह थी कि एक शिक्षक को भेजा गया। और ये बहुत ज़्यादा शिक्षक, यानी कि विद्वान भी था और शक्तिशाली भी था, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एक खतरनाक व्यक्ति। तो 1509 में जब ये आता है तो ये सबसे पहले अपनी नीति चलता है। और नीति के तहत क्या करता है? ये सबसे पहले क्या करता है?
विजयनगर साम्राज्य का जो राजा है, आपने नाम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ाएंगे मध्यकालीन भारत में। विजयनगर साम्राज्य का जो राजा है वो शक्तिशाली राजा है, इसका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय इनका नाम है। कृष्णदेव राय से मित्रता करता है और इनके सहयोग से 1510 में गोवा को जीत लेता है। गोवा को जीत लेता है, गोवा को जीत लेता है। यही गोवा आगे जा करके 1510 में गोवा जीतता है। यही गोवा आगे जा करके 1529 में पुर्तगालियों की राजधानी बनती है। अभी क्या है, कोचीन है। अब ये 1529 में क्या बनती है, पुर्तगालियों की राजधानी बनती है। आगे क्वेश्चन इससे एक और पूछा जाता है कि 1961 में इस गोवा को भारतीय परिक्षेत्र में मिलाया गया, यानी पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया, और उस ऑपरेशन का नाम पूछ लेता है तो इस ऑपरेशन का नाम है विजय। ऑपरेशन विजय के तहत ये गोवा को भारत में मिला लिया जाता है। ठीक, तो ये गोवा से रिलेटेड है। दूसरी चीज़, जब कृष्णदेव राय से इसकी मित्रता होती है तो ये उन जगहों पर जहाँ पर इसको डर है कि हम हार सकते हैं, वहाँ पर किले बनाने की इजाज़त ले लेता है। तो कृष्णदेव राय इसको भटकल नामक स्थान पर, भटकल नामक स्थान पर दुर्ग बनाने की इजाज़त देता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, दुर्ग बनाने की इजाज़त देता है, आज्ञा दे देता है कि भाई सहमति दे देता है कि आप यहाँ भटकल में एक दुर्ग बना लें और यहाँ पर अपनी छावनी रख दें, सेना रख दें, और आप अपने दुश्मनों से युद्ध भी कर सकें। दूसरी तरफ ये जो गोवा है, गोवा किससे छीनता है, यह भी एक सवाल पूछ लेता है। गोवा आदिल यूसुफ से छीनता है। आदिल यूसुफ से गोवा ये छीनता है। ये सारे प्रश्न आप एक एक करके समझते जाइए और बाद में इनका एक स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखिएगा ताकि ये सारे सवाल आपके जहन में सही तरीके से बैठ जाए। आप सिर्फ कहानी पर ध्यान दीजिए। आदिल यूसुफ से ये गोवा छीनता है। दूसरी तरफ जब इसकी शक्ति बढ़ जाती है अल्बुकर्क की, तो ये क्या करता है, 1510 में ये जो अरबियों और मुसलमानों का ये जो संगठन है, इस संगठन को क्या करता है, नेस्त नाबूद कर देता है समुद्र में जितने भी अरबी हैं, इनके सारे के सारे अरबियों के जहाज़ों को दफना देता है, डुबा देता है। और तभी 1510 से पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाने लगा। सागर का स्वामी। तो अब सागर का स्वामी कौन हो गया, पुर्तगाली। और कब हो गए, 1510 में हो गए। यहाँ पर मैंने आपको बताया पुर्तगाली स्वामी तो रहे लेकिन बहुत दिन नहीं रहे। 1588 में अंग्रेजी सेना से ये हार जाते हैं और 1588 से कौन बन जाता है सागर का स्वामी, अंग्रेज। 1588 से अंग्रेज बन जाते हैं। अब दूसरा काम ये क्या करता, मैंने बताया था उद्देश्य इनके व्यापार पर, तो इन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली 1510 में। अब 1510 में जब इनने व्यापार में मोनोपोली बना ली, तो अब दूसरा काम इनको करना है, यानी धर्म का प्रचार करना है। तो धर्म का प्रचार करने के लिए अल्बुकर्क दो काम करता है। पहला काम करता है धर्म, यानी कि धर्म का प्रसार, और दूसरा मिशनरी शिक्षा का प्रसार। अब धर्म को कैसे बढ़ाएंगे, ये क्या करता है, एक स्कीम बनाता है। जितने भी पुर्तगाली हैं, यानी कि जो निम्न वर्ग के पुर्तगाली हैं, कामगार, मजदूर या लोअर क्लास के लोग, उनका विवाह भारतीय स्त्रियों से कराना शुरू कर देता है। भारतीय स्त्रियों से शुरू करता है इनका विवाह कराना। इसके पीछे इसकी सोची समझी साजिश थी कि जब विवाह होगा तो संतान उत्पन्न होगी, बेटा पैदा होगा, तो जब बेटा पैदा होगा वो किसका साथ देगा, वो पिता का ही साथ देगा, यानी हम भारत में ही एक नया पुर्तगाल बना दें। तो इसकी सोच थी। तो ये सवाल ही पूछा जाता है कि भारत में एक पुर्तगाल बनाने की स्कीम या प्रेरणा किसने शुरू की या ये मुहिम किसने चलाई, तो आपका आंसर होगा अल्बुकर्क ने ही ये मुहिम चलाई। दूसरी तरफ इसने मिशनरी शिक्षा का भी विकास किया। जब बच्चे होंगे तो इनको बचपन से ही वो शिक्षा मिलनी शुरू होगी। इसी के शासनकाल में कई संत आने लगे भारत, और उन्होंने क्या किया, मिशनरी शिक्षा का भी विकास किया। इधर दूसरी तरफ
यहीं पर 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है, और दोस्तों ये सवाल यानी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है कि अल्बुकर्क की कब्र कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा गोवा में ही इसको दफन कर दिया जाता है, गोवा। तो अल्बुकर्क की मृत्यु कब होती है? 1515 में इसकी मृत्यु होती है, गोवा में इसको दफन कर दिया जाता है। इधर हम वापस आते हैं वास्को डी गामा की तरफ। वास्को डी गामा के बारे में मैंने बताया 1498 में ये आता है और चला जाता है, अपनी रिपोर्ट देकर के व्यापार शुरू हो जाता है, व्यापार सुचारू रूप से चलने लग रहे होते हैं। और इधर वास्को डी गामा दोबारा एक बार भारत आता है। जब ये दोबारा भारत आता है तो ये 1524 में भारत आता है। 1524 में जब ये भारत आता है, भारत की दशा और दिशा देखता है, बड़ा खुश होता है कि भाई यहाँ तो एक नया पुर्तगाल बन गया है। और इसी क्रम में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको कोचीन में ही, भारत में कोचीन में दफना दिया जाता है, कोचीन में। तो वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, कोचीन यानी भारत में होती है, कोचीन में इसकी कब्र बनाई दी जाती है, कब्र। तो ये सवाल भी पूछता है, ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आता है। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आपका कि वास्को डी गामा क्या दोबारा भारत आता है? यस, जी हाँ, वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है। कब आता है? 1524 में भारत आता है। दूसरा सवाल कि इसको कहां पे दफनाया गया, तो कोचीन में, यानी भारत के कोचीन में। इसके बाद तीसरा सवाल कि इसकी कब्र से इसके शव को दोबारा कब ले जाया गया, तो 1539 में इसके शव को लिस्बन ले जा करके दोबारा दफना दिया गया। ठीक, अब ये इतनी चीजें हमने जान ली। अब 1515 में वापस आते हैं। 1515 में अल्बुकर्क मर गया, और मर गया तो भाई यहाँ के जो प्रशासन को चलाने के लिए, यहाँ के व्यापार को चलाने के लिए नए व्यक्ति की जरूरत है। तो अब नया व्यक्ति 1515 में जो आता है उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। जो अगला गवर्नर आता है 1515 में, इसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जब भारत आता है तो ये पहला काम क्या करता है ये कि कोचीन से राजधानी परिवर्तित करके कहाँ ले आता है? गोवा ले आता है, क्योंकि इसको पता है कि अब भारत में भी एक पुर्तगाल, हमारे अल्बुकर्क साहब बसा गए हैं। भारत में पुर्तगालियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, और ये क्या करता है, एक नए रूप में कोचीन से गोवा ले आता है अपनी राजधानी को। और जब गोवा ले आता है, यहीं पर ये जब देखता है कि संख्या बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ये क्या करता है, 1545 में भारत में एक चर्च बनवाता है। ठीक, तो यहां से जो सवाल पूछा जाएगा, भारत का पहला कैथोलिक चर्च, भारत का जो पहला कैथोलिक चर्च है वो गोवा में खोला गया, प्रथम कैथोलिक चर्च। ये सवाल पूछता है, ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। कैथोलिक चर्च कहाँ खुलता है मित्रों? ये खुलता है फ्रेंड्स, ये खोला जाता है गोवा में। और इस चर्च का नाम क्या है, यह भी प्रश्न पूछता है आपसे। तो इस चर्च का नाम है सेंट जेवियर चर्च। अब जब चर्च खुल गया, चर्च खुलने के कई कारण थे। पहला कारण, जो बच्चे पैदा हुए। जब बच्चे पैदा हुए, बच्चों की आदत होती है, यानी बच्चों में जिज्ञासा होती है जानने की, कि कोई भी नई चीज़, कोई एक्टिविटी होती है तो वो जानने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो यहीं पर क्या होता है, ये क्या करता है, जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, देखते हैं माता जी तो भगवान जी की पूजा कर रही हैं, कहीं शिव जी की, कहीं पार्वती जी की, कहीं हनुमान जी की, लेकिन पिताजी तो कुछ अलग ही तरीके से क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो पूछते हैं कि ये क्या है, तो इनको ये बताने के लिए, समझाने के लिए और चर्च की स्थापना भी होती है कि भाई हमारे पूजा का तरीका अलग है। तो बच्चे जो बेटे थे वो भी चेंज होने लगे, वो जानने लगे कि ईसाई धर्म में इस प्रकार पूजा होती है, और इंटरेस्ट के चलते वो भी पूजा करने लगे। ठीक, तो यहां पर गोवा में पहला चर्च खोला जाता है, सेंट जेवियर चर्च। अब दूसरा जो सवाल पूछा जाएगा, भारत में पहली बार बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन किसने कराया? तो धर्म परिवर्तन कराने वाला व्यक्ति, चर्च के माध्यम से मिशनरी आने लगे, तो धर्म परिवर्तन, दूसरा काम इसने क्या किया, धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन बड़ी मात्रा में किया। यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि
ये पूछा जाता है कि धर्म परिवर्तन किसने कराया, ठीक है। तो ये धर्म परिवर्तन किसने कराया, नीनो डी कुन्हा। भारत में प्रथम चर्च कौन खुलवाता है, नीनो डी कुन्हा। कैथोलिक चर्च होता है और इस चर्च का नाम है सेंट जेवियर चर्च। यहां पर कंफ्यूज होंगे आप, क्योंकि यहां पर मैंने बताया, यहां पर परिवर्तन की बात की अल्बुकर्क के समय में, और नीनो डी, तो ये अल्बुकर्क जो करवाता है, अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाल बनाता है, यानी भारतीय स्त्रियों की शादी पुर्तगालियों से कराना शुरू करता है। लेकिन धर्म परिवर्तन की जब बात आती है तो धर्म परिवर्तन कौन करवा रहा है, नीनो डी कुन्हा। इसके बाद जब धर्म का यहां पर बोलबाला होने लगा, ईसाई धर्म का, तो ये धर्म न्यायालय की स्थापना करवाता है, धर्म न्यायालयों की, ताकि जो लोग धार्मिक हैं, अगर वो धर्म से रिलेटेड कोई भी काम ऐसा करते हैं जो धर्म के विरोध में, तो उनको दंड भी दिया जा सके। तो इस प्रकार धर्म न्यायालय की स्थापना भी कौन करवाता है, नीनो डी कुन्हा, ठीक। अब यहां पर आपको और एक प्रश्न पूछेगा कि इसी के शासनकाल में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली गई गोवा में, ठीक है, पहली प्रिंटिंग प्रेस, और उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम था गुटेनबर्ग। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस प्रथम, ठीक है, खोली गई, इसका नाम है गुटेनबर्ग, ठीक। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के नाम से हम इसको जानते हैं, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। तो भारत में पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो किसने खुलवाई, वो पुर्तगालियों ने, ये सवाल पूछता है। और किसके क्या नाम है, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस इसका नाम है। अब जो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है, तो इसके बारे में एक दिलचस्प बात बता दें कि विश्व की पहली लैटिन ग्रामर की किताब भी इसी प्रेस के द्वारा छापी गई। विश्व की पहली लैटिन ग्रामर की किताब भी इसी प्रेस के माध्यम से छापी गई, जिसका नाम है गुटेनबर्ग प्रेस, पुर्तगालियों ने स्थापित करवाई। और जो इन्होंने जिस ग्रंथों का इन्होंने यहाँ से पब्लिकेशन कराया, वो थे पहला बाइबल और दूसरा था आयुर्वेद नाम के ग्रंथों का इन्होंने क्या किया, पब्लिकेशन कराया। तो ये भी सवाल आपका, ये प्रश्न भी आपका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुटेनबर्ग प्रेस भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी, और इससे पब्लिश्ड होने वाली पहली जो किताब थी विश्व की लैटिन ग्रामर की किताब थी, ठीक। और यहाँ से बाइबल और आयुर्वेद नाम के दो ग्रंथों को भी प्रकाशित कराया गया। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ चर्चा करूँगा। 1560 में पुर्तगाली एक नए ज़मीन को खोज लेते हैं, एक नए भूखंड को खोजते हैं, नए भूखंड, और इस भूखंड का नाम है ब्राज़ील। जैसा कि मैंने यही बताया कि ये लोग नई नई जगहों को ढूंढ रहे होते हैं। ब्राज़ील 1560 में ये ढूंढ लेते हैं। अब ब्राज़ील जो था, ब्राज़ील का क्षेत्रफल भारतीय क्षेत्रफल से भी ज़्यादा था, और यहाँ मसालों का भी उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था, मसाले भी बहुत ज़्यादा थे। तो अब जब व्यापारी को क्या चाहिए, व्यापारी को तो मुनाफा चाहिए ना भाई, तो मुनाफा चाहिए तो वो क्या करता है, मुनाफा कहाँ से हो रहा है, ब्राज़ील से ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या करते हैं भाई, भारत में तो इन्होंने अपना पुर्तगाल बना लिया एक तरह से, इधर दूसरे भी इनका जो है विरोध भी होने लगा, कई और कंपनियां भारत में कदम जमा रही थी। तो दो कारण ऐसे थे जिसकी वजह से एक तो लाभ मिल रहा था इनको, दूसरा इनको जो है यहाँ पर संघर्ष भी करना पड़ रहा था। तो ब्राज़ील जब इनको मिल जाता है तो ये क्या करते हैं, ब्राज़ील से व्यापार शुरू कर देते हैं, ब्राज़ील से सामान लेकर के बेचना शुरू कर देते हैं, और इनकी दिलचस्पी धीरे धीरे भारत से समाप्त हो जाती है और ये भारत से चले जाते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 1961 में गोवा को आज़ाद कराया गया पुर्तगाल के कब्जे से, ठीक है ना। तो ये कुछ जो भारत में पुर्तगाल बसाया था ये वही पुर्तगाली थे। अब ब्राज़ील जब इनको मिल गया तो भारत से व्यापार करने में इनकी दिलचस्पी नहीं रही ज़्यादा, क्योंकि संघर्ष भी हो रहा था। अब पुर्तगालियों से हमको मिला क्या क्या, तो पहली चीज़ तो पुर्तगालियों के बारे में इतना बता दिया। अब पुर्तगालियों से हमको मिलने क्या वाला है, पुर्तगालियों से हमको मिला जो जहाज़ों में लंगर सिस्टम होता है, लंगर लगाने की कला का विकास। कला, ये लंगर वो लंगर नहीं है जिसमें हम खाना खाते हैं, ये लंगर जहाज़ों को स्थिर रखने वाला लंगर है। और ये व्यवस्था किसने शुरू की, पुर्तगालियों ने। तो लंगर व्यवस्था, पहली चीज लंगर व्यवस्था,
जहाज़ों की हमने पुर्तगालियों से ली। यहाँ मैं बता चुका, प्रेस भी बनाई इन्होंने, चर्च भी बनाया, मिशनरी शिक्षा का विकास भी किया। अब लंगर व्यवस्था भी इनने की कि जहाज़ों को होल्ड किया जा सके, रोका जा सके। दूसरी चीज़ जब ये पुर्तगाली चले गए, लेकिन अपने संतानों से तो मिलेंगे ना भाई। तो ये कई बार भारत आए, और जब भारत आए तो इन्होंने भारतीयों को कई नई चीज़ों से अवगत कराया। अब वो क्या क्या चीज़ें थी वो हम एक एक करके जान लेते हैं। पहला है आलू। कई चीज़ों का स्वाद चखाया इन्होंने भारतीयों को। आलू, टमाटर, ये पूछता है सवाल, मिसलेनियस के सवाल है मित्रों। ये जितने सवाल है मिसलेनियस में कि टमाटर कौन लाया भारत में, पुर्तगाली। आलू कौन लाया, पुर्तगाली। मक्का, गेहूं, मक्का के बाद आपका आ गया काजू, बादाम, अनानास, लीची, शकरकंद। तो इन चीजों का स्वाद भारतीयों ने चखा पुर्तगालियों से, यानी पुर्तगालियों ने अवगत कराया कि ऐसी भी चीजें होती हैं जो खाई जा सकती हैं। इसके बाद आम की 2 नई किस्मों से भी भारतीयों को इन्होंने पहचान करवाई। भारतीयों की वो नस्लें क्या क्या हैं तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। आम की जो नस्लें हैं, पहली है अल्फांसो आम। अल्फांसो, सबने नाम सुना होगा अल्फांसो आम का। अल्फांसो आम पुर्तगालियों की देन है, बहुत स्वादिष्ट आम होता है, जिसने भी खाया होगा शायद जानते होंगे। और दूसरा जो आम की नस्ल है उसका नाम है जवानी परेरा। जवानी परेरा, ये भी आम की नस्ल है। इसको इंग्लिश में आवर लेडी बोलते हैं, आवर लेडी। ठीक, तो आम की 2 फसलें भी इन्होंने हमें पहचान करवाई, हमको पहचान करवाई, अल्फांसो और जवानी परेरा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, बेहतर से बेहतर कर पाऊंगा आपके लिए। और दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दूं, सफलता का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, ना शॉर्टकट होता है। सफल बनना है, चीज़ों को समझना सीखिए और हमसे जुड़िए। हम एक्सीलेंट परिवार की ओर से आपको सीखने के लिए आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों अगर आप में चाह है, आप में लगन है, सफलता का स्वाद चखना है, तो आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइएगा कि मेरी क्लासेस आपको कैसी लगी। मैं आगे और भी आपको पॉइंट्स बताऊंगा और भी आपको लेक्चर दूंगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।